हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। ये मेरा दूसरा वीडियो है दासी पर, पार्ट 2। ओके। और इसमें जो है पैराग्राफ वाइज मैं बताऊँगी, कि शॉर्ट में ही बताऊँगी पैराग्राफ वाइज, ताकि आप उसको समझें। तो अब इसको, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा जिसको मैंने बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि उसको बाद में भी आप जूम करके या प्रिंट आउट निकाल के आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पहले ही मैंने बताया था कि तुर्क सुल्तान महमूद, जो गजनी का सुल्तान है, आप देखिए, और हिंदुस्तान पर कब्जा किया हुआ है। बहुत कुछ क्षेत्रों पर, सभी पे नहीं, कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है। और गजनी जो है अफ़गानिस्तान में है, जो उस समय भारत में था, है ना। तो पहले तो आपको पता होगा पाकिस्तान में भी भारत में था, अफ़गानिस्तान भी भारत में था। ठीक है। तो अभी ये गजनी का ही सुल्तान है, जो कि भारत में था उस वक्त, और ये चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान पे ये कब्जा कर ले। ठीक है। और इसके अंडर में मैंने बताया था कि 3 लोग काम करते हैं। बलराज था, नंबर 1 पे बलराज है, नंबर 2 पे तिलक, राजा तिलक के, और तीसरा था यहाँ पे आपका अहमद नियाज़, जो कि सेनापति था पंजाब का। और ये वहाँ से जा कर के वहाँ पे मतलब पूरे अपनी सत्ता बना लिया था, और चाहता था कि अहमद ये सुल्तान से, मतलब जो तुर्क सुल्तान है, उससे जो है ये लड़ाई करके मतलब उससे गद्दारी ये कर रहा था, ताकि सत्ता इसके हाथ में आ जाए। ओके। तो अब कहानी जो शुरू होती है, अब मेरे नोट्स में देख सकते हैं, दासी का अर्थ ही होता है कि स्लेव। उस टाइम पे जो दास प्रथा थी, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ आपको ऐसी ही मिलेंगी। तो स्टार्टिंग जो होती है वो होती है, अब जब आप लोगों ने वो पढ़ा था ना कि जब वो सिल्जुकों से हार जाता है, यहाँ पे वो लड़ाई करता है। क्यों लड़ाई करता है? वो उसको लगता था कि मतलब अगर इससे सिल्जुकों से लड़ाई में वो जीत जाएगा तो युद्ध करके सोना चांदी माल जो भी है लूट करके अमीर बन करके वो इरावती से विवाह कर सकेगा। ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, हार जाता है तो तुर्क सुल्तान महमूद जो है उसको अपने उसको मतलब बलराज को और उसके साथ जो तुर्क सैनिक थे दोनों को निकाल देता है, जिससे इसका ईगो बहुत हर्ट होता है, बहुत इसको बुरा लगता है। और ये जो है वहाँ से मतलब अब सोचता है कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो उस इरावती से वादा किया था, इरावती भी हिंदुस्तान में है, पता नहीं वो कैसी होगी। सोचा था कि सोने चांदी जीत करके अमीर बन जाऊंगा तो यहाँ से हिंदुस्तान चला जाऊंगा, फिर वहाँ पर उससे विवाह कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वो उसकी असमत को भी बचा नहीं पाता है, असमत मतलब इज्जत। तो वो सोचता कि अब मैं क्या करूँगा जी करके। देखो, शादी करना चाहता था मगर वो कंगाल, तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसकी प्रेमिका थी इरावती, और इरावती ही राजा तिलक की बहन भी थी, जिसे मलेच्छों ने काशी के बड़े आदमी को बेचा हुआ था। कितने में? ये 500 रुपये में बेच दिया था। ठीक है। तो अब क्या करता है, ये सोचता है कि सुसाइड कर लेगा, और इसीलिए वो पहुँचता है, ये दिखाएगा आपको जो चीज़ मैंने बॉक्स में बनाई है। यहाँ पे देखिए, गजनी नदी, बहुत सारी नदियों का जिक्र है इसमें, मतलब 4 तो होंगे ही। तो गजनी नदी के किनारे जो है ये है, और वहाँ पर वो अपने आप को छुरा भोंक करके मतलब वो सुसाइड करना चाहता है। और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जो बैकग्राउंड था वो मैंने बता दिया आपको, दोबारा बताया है। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज, कहते हुए फिरोज़ा ने युवक कौन है यहाँ पे? युवक है बलराज। इसी कलाई पकड़ ली, मतलब फिरोज़ा उसे यहाँ पर रोक रही है। और ये देखिए, ये है एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। और जनमानस की वृत्ति उस समय जो जनमानस मतलब जो लोग थे, उनकी वृत्तियाँ मतलब जो सोचते थे, उसको जोड़ने का वो सफल प्रयास किया है यहाँ पर। और तत्कालीन समाज में व्याप्त दास प्रथा और गुलामी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेती है, और युवक के हाथ में खंजर रहता है। और जो फिरोज़ा है उसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में ये उसके नेचर के बारे में, ये कौन थी, वो कैसी थी, एक मुस्लिम लड़की थी। ठीक है। और वो भी दासी थी, तुर्की दासी थी। और अल्हड़पन, चंचलता, हंसी, मतलब खुश रहती थी। और उसके बाद जब वो बलराज को देखती है, बलराज क्या था, वीर जाट था, मैंने डायग्राम में लिखा था। तो वो समझाती है कि मतलब तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्या रीज़न है ऐसा करने का, कि क्या तुम ये नदियों के सुंदर किनारे, सुबह सुबह जो है इतना प्यारा मौसम रहता है, चांदनी रातें रहती हैं, इन सबों से मुंह मोड़ करके तुम अपनी आंखें बंद करना चाहते हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तो कहता है क्यों नहीं मरने दोगी? तो वो उसको समझाती है कि देखो, अगर तुम
अगर जिहून के किनारे, मतलब ये नदी का नाम है ये भी, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बॉक्स बनाया है ना जिन चीज़ों को, वो बना लोगे तो एग्ज़ाम टाइम में ईजी रहेगा। तो जिहून नदी के किनारे जो तुर्कों से लड़ते हुए अगर तुम मर जाते तो वो अलग बात थी, तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, ठीक है। पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा लेकर कलेजे में भोंक कर मर जाना, ये बचपना है, मतलब ये नादानी है। मतलब क्या कर रहे हो तुम, मतलब छुरा अपने कलेजे से भोंक करके मर जाना, ये बचपना भी तो, मतलब तुम बड़े हो, अब इसको बचपना भी नहीं कह सकते, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। तो समझाती है उसे। उसके बाद बलराज जो है ने देखा कि सुल्तान मसूद, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, मसूद जो उसका पिता था, किसका, महमूद का, तो उसके समय से भी ये लोग काम करते थे। तो उसने जो है वो बड़ा शिल्पकला प्रेमी था, तो उसने बहुत सारी चीज़ें जो है, कमान पुल बनवाया हुआ था। तो वो सब वहाँ का जिक्र कर रहा है कि मैं, मतलब बड़ा उदास है, बहुत ही उदास है, मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन में है वो। और सुल्तान ने सिलजुकों से, अब सुल्तान कौन यहाँ पे है, सुल्तान जो महमूद है, उसने क्या कहता है कि ये सिलजुकों से जो हारे हुए लोग थे, तुर्क और हिंदू, ये दोनों को ही नौकरी से निकाल देता है। पर तुर्कों को ने तो मरने की बात कभी सोची नहीं, मतलब वो समझा रही है, ठीक है। क्यों, कौन समझा रहा है यहाँ पे समझा रही है फिरोज़ा कि देखो एक मिनट, हाँ जूम कर देती हूँ मैं। तो वो ये कह रही है कि देखो, मतलब तुर्क और हिंदू दोनों को ही निकाला है ना, तो तुम क्यों इतना वरीड हो भाई। जब उन लोगों ने, तुर्कों ने तो मरने की बात नहीं सोची, बलराज को भी काम से निकाल दिया गया था, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन तुम सोच रहे हो और वो तो नहीं सोचे थे। तो वो बलराज कहता है कि कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के तो अपने लोग हैं, मतलब जो तुर्क सुल्तान था, तुर्की सुल्तान था जो गजनी का, कौन था वो, महमूद जो है, कुछ भी हो, अपने, उसके अपने लोग हैं, है ना, लेकिन हिंदू तो बेगाने ही हैं। तो फिरोज़ा, अब इस अपमान से तो मरना ही बेहतर होगा। और आज किस लिए मरने जा रहे थे, ये सुनकर क्या करोगी। अब यहीं से जब बात होने लगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे पूछती है, प्यार से पूछती है कि क्या हुआ, कौन थी वो, मतलब समझ जाती कि कोई लड़की है जिसकी वजह से ये मतलब परेशान है, और उससे मतलब कुछ तो होगा, कि केवल यही एक कारण नहीं है कि सुल्तान ने निकाल दिया, कुछ तो और भी रीज़न है। तो रीज़न यही था कि वो इरावती से शादी नहीं कर पाता, अब तो वो जी कर क्या करेगा। तो उससे बताता है कि मतलब मेरी प्रेमिका है, उसके बारे में सब कुछ बता देता है। वह भी मेरी तरह कंगाल है। तो कंगाल कौन था, आपका ये बलराज, और वो भी कंगाल थी। तो बता रहा भाई दासी ही थी, ये भी समझो दासी ही है, लेकिन बस इसको पोस्ट मिली हुई थी, एक पद मिला था, चलो लड़ता था उसकी तरफ से। लड़ाई पर जाऊंगा, सुल्तान की लूट में, अब यही सोचा था कि चांदी सोना सब मिलेगा तो अमीर हो जाऊंगा, लेकिन अब तो मैं जो है वादा पूरा नहीं कर पाया। तब भी मरने जा रहे थे, खाली हाथ लौट करके उससे भेंट करने की, उसे एक बार देख लेने की तुम्हारी इच्छा ना हुई। तुम बड़े पाजी मतलब पागल, जाओ मरो या जियो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और वो मुंह फेर लेती है, रूठ जाती है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि आगे तिलक यहाँ पे ना तिलक की एंट्री होती है, राजा तिलक, मैं अब गुलामी में नहीं रह सकूंगी। यहाँ पे आपको अब तिलक के बारे में पता चलेगा। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा, अहमद कौन था, अहमद नियाल्तगीन, जिसके बारे में आप जान चुके हैं अंक 1 में, मैंने पार्ट 1 में, जो फिरोज़ा का प्रेमी था। तो तभी उसने राजा साहब, अब राजा साहब यहाँ पे कौन आ गए, देखिए तिलक जो था, राजा साहब ही राजा तिलक है, जो सुल्तान का राइट हैंड था। अब आप सोचिए उस समय उसका राइट हैंड था। तो जो भाई तिलक, तुम उसे, ये इसको अंडरलाइन कर लेना, उसने राजा साहब से कहा था, उसने कि किसने कहा था, अब ये बता रही है, ये कौन बोल रहा है, ये सारा पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख लो, फिरोज़ा बोल रही है। फिरोज़ा ये बता रही है कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मुझे क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है। मुझे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता है कि जो मेरा प्रेमी था अहमद, उसने जो यहाँ का जो सुल्तान है उसके अंडर में जो राजा तिलक काम करते हैं, उनसे कहा था कि वो 1000 सोने के सिक्के भेजेगा और इसको भाई मानती है, वो भी उसको भाई मानती है कि भाई। और तिलक का जो अहमद नियाल्तगीन है उससे अच्छी पहचान थी, मतलब अच्छी बातचीत थी। तो तुम जो है अहमद नियाल्तगीन ने राजा साहब से कहा था कि भाई तिलक, ऐसा है कि मैं तुमको 1000 सोने के सिक्के दूंगा और तुम फिरोज़ा को छोड़ देना और वो हिंदुस्तान आ जाएगी, अगर आना चाहेगी तो उसको आने देना। अब वह थैली आती होगी, मैं छुटकारा, पर मतलब कितनी आशावादी थी ये, इसको बहुत उम्मीद थी
कि अहमद नियाल्तगीन पैसे भेजेगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी, तो फिर मैं क्यों परेशान हो जाऊं, मैं क्यों सोचूं कि आत्महत्या कर लूं, मैं क्यों ना खुश रहूं। उसके बाद उसे वो आगे समझाने का प्रयास करती है कि देखो फिरोज़ा, हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई हैं। क्या बटी हुई हैं? हिंदू और मुस्लिम में, है ना। देखिए इसको, हिंदू मुसलमान में बटी हुई है। सामाजिक जीवन दम्भ, दम्भ मतलब होता है अहंकार। राजनीतिक क्षेत्र कलह से भरा हुआ है, स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहती दूत, चले जाओ हिंदुस्तान में, मरने के लिए कुछ खोजो, मिल ही जाएगा। जाओ ना, कहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही रह लेना, ना सही या मेरी, लेकिन जिंदगी तो कट जाएगी। जितना जियोगे तो पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। अगर तुम्हारी प्रेमिका तुमको मिल जाएगी तो बिना पैसे के भी तो उसके साथ रह सकते हो। जीवन जीने के लिए क्या साथ काफ़ी है। तो बलराज कहता है कि न जाने क्यों मैं तुम्हें मरने नहीं देना, सॉरी बलराज नहीं कहता, फिरोज़ा कहती है यहाँ पर कि बलराज, न जाने क्यों मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती। वह तुम्हारी राह देख रही होगी, जाओ। और यहाँ पे इसको भी बॉक्स बनाना तुम लोग कि देखिए 5 दिरहम मतलब 5 जो भी पैसे होगा, कुछ क्वांटिटी का कुछ नाम होगा, दिरहम जैसे होता है ना कि दिनार होते हैं, जैसे सबका यहाँ पे सिक्का चलता है, पैसा चलता है, वैसे ही मुझे कल राजा साहब ने इनाम दिए थे, ले लो और जाओ यहाँ से। तो और साथ में जो है सहसा वह 5 धातु के टुकड़ों को बलराज के हाथ में रख करके झाड़ियों में घुस जाती है, मतलब चली जाती है। और बलराज चुपचाप हाथ में चमकीले टुकड़ों को देखता रहता है। कुछ देर झुका रहता है, परेशान रहता है, सोचता रहता है, और पता नहीं कब उसके हाथ से वो सिक्के खिसक करके गिर जाते हैं और वो बैठ गया। लेकिन तभी सामने से एक पुरुष खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब ये कौन था? ये राजा साहब थे, तिलक। वो कहते हैं बलराज, अब उनको पता चल जाता है कि किसी लड़की से प्रेम करता है और ये हिंदुस्तान जाना चाहता है अपनी प्रेमिका के पास। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है वो उसकी बहन है। तो वो सारी बातें होती, उसके बारे में बात होती है कि मुझे बहुत बेबस, मैं बहुत बेबस हूँ, मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ, मैं सब सुन रहा था, तुम हिंदुस्तान चले जाओ। राजा साहब के अंदर भी देशभक्ति है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ परिस्थितियाँ होंगी जो उन्होंने उनकी गुलामी स्वीकार कर ली थी और वो काम करते थे, उनके लिए भी ईमानदारी से ही काम करते थे। लेकिन हिंदुस्तानियों को अपना मुंह कैसे दिखाते? तो कहते हैं कि देखो तुम जाना चाहते हो तुम चले जाओ, लेकिन अब मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति है, मैं अब नहीं जा सकता वहाँ पे। और इसके बाद जो है ये यहाँ पे बताता है, ये देखिए, एक साधारण स्थिति से मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुँच गया हूँ। मैं भी हिंदुस्तान का ही एक कंगाल था, मतलब वो भी गरीब था, लेकिन अब वो सुल्तान के सलाहकारों के पद, मतलब जो होते हैं ना कि बहुत विश्वास पात्र लोग, सलाहकार समझते हो, जैसे होते हैं ना कि जो राजा है उसका मंत्री, महामंत्री, इस टाइप का मैं पहुंच गया हूं। तो अपनी मजबूरियां बताता है कि मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा, और क्या क्या मैंने सीखा, देखो, एक बनावटीपन और गंभीरता, छलपूर्ण विनय, विनय मतलब जो है प्रेम भी है लेकिन झूठा प्यार, ठीक है। विनयपूर्ण प्रेम मतलब छलपूर्ण विनय मतलब झूठा प्यार। ओह कितना भाषण है, विचार है, मतलब कितना भीषण है, सॉरी खतरनाक है ये विचार। और इसके बाद वो बड़ा अपने मन की बात बताता है, और इससे ये पता चलता है कि भाई इसके अंदर भी देशभक्ति की भावना बहुत थी। ये बहुत उदास भी था मन से ही, वो जानता था वो गलत कर रहा है, अपने देशवासियों के साथ गलत कर रहा है, अपने हिंदू भाइयों के साथ गलत कर रहा है, लेकिन इसीलिए वो जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, वो मदद करता है, इन दोनों की मदद करता है। अब वो कहता है कि मेरे पास देखो समय नहीं है, अब बस तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम, मतलब कुछ गुलाम और भी थे जो विद्रोही बन चुके थे, दास थे लेकिन विद्रोही बन चुके थे। किसके अगेंस्ट? महमूद के खिलाफ, ठीक है, सुल्तान महमूद। तो अहमद नियाल्तगीन के पास लाहौर जाने वाला है। अब लाहौर देखो आया ना, लाहौर भी पहले हमारा था, पाकिस्तान में है लाहौर, और जो पाकिस्तान हमारे में था, तो उस समय अहमद नियाल्तगीन के पास लाहौर जाने वाले हैं, तुम भी उनके साथ चले जाओ, ये लो। और उसने क्या किया कि सुल्तान के विश्वासी राजा तिलक ने बलराज के हाथ में थैली रख दी और कहा चुपचाप वहाँ से बलराज वहाँ से फिर चल पड़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है राजा तिलक के बारे में कि सुल्तान महमूद का अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था। अपने बुद्धि बल से कट्टर यवनों का भी टाइम पीरियड चल रहा था वहाँ पे,
ठीक है। उनके बीच में जो है प्रतिष्ठा का मतलब अपनी प्रतिष्ठा को बना करके रखा था। सुल्तान मसूद के टाइम से लेकर के, शासनकाल से लेकर के, मतलब उस समय भी कोई उसको उपेक्षित नहीं कर सकता था। उपेक्षा मतलब अनदेखी करना, ठीक है। और वो अपने देखो वो अपने आप को हिंदू समझता था, चाहे अन्य लोगों से जो भी समझते हों, लेकिन वो मदद उनकी कर रहा था। मजबूरी उसकी यही थी कि भाई कंगाली, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। बलाज की बातें वह सुन चुका था। आज उसकी मनोवृत्ति में भयानक हलचल थी। सहसा उसने पुकारा, फिरोज़ा। झाड़ी उसने कहा, फिरोज़ा उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, फिरोज़ा तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो ना? तो पता चलता कि भाई हाँ वो तो जानना ही चाहती थी, है ना। तो वो पूछती है कि क्या अहमद ने आपके पास दिनारे भेजी, मतलब सिक्के, सोने के सिक्के जो कहा था, प्रॉमिस किया था, क्या उसने भेजा? तो तिलक हंसने लगा, उसने नहीं भेजी। तब भी तुम जाना चाहती हो तो जा लो। देखो कि उसके अंदर प्रेम भाव भी था। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी मेरी मर्जी, मतलब जैसी मेरी हालत है मैं क्या बोलूँ, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, अहमद मेरा मित्र है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, अहमद से मित्रता थी। किसकी मित्रता थी? राजा तिलक की। और भी एक काम है, तुमको भेज रहा हूँ। देखो वो कहता है कि एक काम करो, तुम जा रही हो, तुम जाओ और उसे समझाओ कि वह अपनी सेना लेकर के पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूट मार ना किया करे। देखो यहाँ से पंजाब ऑलरेडी वो उसको दिया हुआ था। कौन दिया था? सुल्तान महमूद ने। लेकिन ये क्या कर रहा था कि पंजाब के आसपास और भी जो जगह थी हिंदुस्तान में, उस पर भी वो लूट मार किया करता था। तो कहता है कि भाई उसके अगेंस्ट मत जाओ, जितना तुम्हें दिया गया है वो सब उतना ही करो। और वो कहता है कि देखो वो ठीक से काम करेगा तो सुल्तान से कहकर मैं खजाने का और मालगुजारी का जो भी चीज़ है उसको अधिकार दिला दूंगा। मालगुजारी क्या होता है? जैसे कि खजाना कहाँ छिपाना है, कितना खजाने में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, वो सबको देखना। तो इसलिए कहता है कि तुम उसको जाकर के वहाँ पे समझाओ। फिरोज़ा हिंदुस्तान नहीं जाना, फिरोज़ा मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। ये बात कौन कह रहा है? अभी भी कौन कह रहा है? राजा तिलक। कि वो कहता है कि मेरी एक छोटी बहन थी। अब तुम लोग को पता है उसकी छोटी बहन, राजा तिलक की छोटी बहन कौन थी? इरावती। वह वहाँ है। क्या दुख उसने पाया पता नहीं, जिंदा है, मर गई, क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। मैं हिंदू हूँ फिरोज़ा, लेकिन मतलब आज मैं अपनी आकांक्षा में भूला हूँ। आकांक्षा मतलब इच्छाएं जो होती है, एम्बिशियस पर्सन। मैं इतना एम्बिशियस हो गया कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ कि मेरी जन्मभूमि है, और दुख दर्द में सब भूल गया हूँ। और हिंदुस्तान में जो शोषण होता है, हिंदुस्तान के लोगों का शोषण करने के लिए मैं ही सुल्तान को नई नई तरकीबें बताता हूँ। सोचिए बेचारा कितना मजबूर था वो। हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या नज़र दिखाऊंगा? मैं तो पागल हो जाऊँगा। फिरोज़ा तुम जाओ वहाँ पे। और फिरोज़ा उसकी बात मानती है और फिरोज़ा भी हिंदुस्तान की तरफ चल जाती है। इसके बाद की जो स्टोरी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कहानी बहुत ही ज़्यादा लंबी है।